तो दोस्तों पेड्रो पारामो नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम उसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे उसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, स्टोरी के बारे में और कितनी हमें इसकी लेंथ देखने को मिली है, कौन सी लैंग्वेज में हमें देखने को मिली, यानी टोटल जानकारी इस मूवी से रिलेटेड आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ड्रो पैरामो 2024 की मैक्सिकन जादुई यथार्थवाद ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोड्रिगो प्रीतो ने किया है और इसकी पटकथा माटेओ गिल ने लिखी है। यह जुआन रुल्फो के 1955 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें मैनुअल गार्सिया रुल्फो ने इसी नाम के किरदार की भूमिका निभाई है और टेनोच हुएर्टा ने जुआन प्रिसियाडो की भूमिका निभाई है। एक पेड्रो पैरामो का विश्व प्रीमियर 7 सितंबर 2024 को 49वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्लेटफॉर्म पुरस्कार अनुभाग में हुआ था। 2 और 6 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर होगा। 3 गालना पेड्रो पैरामो के रूप में मैनुअल गार्सिया रुल्फो, जुआन प्रीसिडो के रूप में टेनोच ह्यूर्टा, डोलोरेस हेरेडिया एडुविग्स के रूप में इल्से सालास सुजाना सैन जुआन, फुलगोर सेडानो के रूप में हेक्टर कोत्सिफाकिस, मायरा बटाला डेमियाना के रूप में, रॉबर्टो सोसा रेवहेरेंड रेंटेरिया के रूप में, जियोवाना जकारियास डोरोटेया के रूप में, इशबेल बतिस्ता डोलोरेस, नोए हर्नांडेज, योशिरा एस्काररेगा। उत्पादन अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स पेड्रो पैरामो के फीचर रूपांतरण पर काम कर रहा है। 4 अगस्त 2022 में यह घोषणा की गई कि सिनेमेटोग्राफर रोड्रिगो प्रीतो अपने फीचर निर्देशन में फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार थे, जिसमें यूजेनियो कैबलेरो और एना टेराजास प्रोडक्शन डिजाइनर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में शामिल होंगे। 5 मई 2023 में यह घोषणा की गई कि फिल्म पर फिल्मांकन शुरू हो गया है, जिसमें मैनुअल गार्सिया रुल्फो को नामांकित नायक के रूप में और टेनोच हुएर्टा को जुआन प्रीसियाडो के रूप में लिया गया है। यह भी घोषणा की गई कि माटेओ गिल ने पटकथा लिखी है। 6 गिल को पहले 2007 में फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए जोड़ा गया था। 7 अन्य कलाकारों में इल्से सालास, मायरा बटाला, हेक्टर कोत्सिफाकिस, रॉबर्टो सोसा, डोलोरेस हेरेडिया, जियोवाना जकारियास, नोए हर्नांडेज और योशिरा एस्केरेगा शामिल थे। गुस्तावो सांताओलाला ने संगीतकार के रूप में काम किया। कार्लोस वाई जैक्स कैबलेरो में प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में शामिल हुए और निको एग्विलर ने प्रीतो के साथ सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया। रेडरम प्रोडक्शन की स्टेसी पर्स्की और वू फिल्म्स के राफेल ले ने फिल्म का निर्माण किया। एक फिल्मांकन अगस्त 2023 तक पूरा हो गया, जब फिल्म ने पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश किया। 8 मुक्त करना पेड्रो पैरामो का विश्व प्रीमियर 7 सितंबर 2024 को 49वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्लेटफॉर्म सेक्शन के हिस्से के रूप में हुआ था। 9 और फिर 12 सितंबर 2024 को मैक्सिको में एक सीमित नाट्य विमोचन किया गया था। 10 इसे 6 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। रोड्रिगो प्रीतो स्टैम्बो एएससी एएमसी, जन्म 23 नवंबर 1965, एक मैक्सिकन छायाकार और फिल्म निर्देशक है। उन्होंने अन्य प्रमुख निर्देशकों के अलावा मार्टिन स्कॉर्सेसे और एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू के साथ सहयोग किया है। वह मैक्सिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स दोनों के सदस्य है। अपने पूरे करियर के दौरान प्रीतो को कई पुरस्कार और नामांकन मिले हैं, जिसमें एंग ली की ब्रोकबैक माउंटेन 2005 और मार्टिन स्कॉर्सेसे की साइलेंस 2016, द आयरिशमैन 2019 और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए 4 अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा रोड्रिगो प्रीतो का जन्म मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। उनके दादा जॉर्ज प्रीतो लॉरेंस मेक्सिको सिटी के मेयर और मेक्सिको के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के नेता थे,
लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेदों के कारण देश के शासक द्वारा उन्हें सताया गया। प्रीतो के दादा अपने परिवार के साथ टेक्सास और फिर लॉस एंजिल्स भाग गए, जहां प्रीतो के पिता ने अपना अधिकांश बचपन बिताया। प्रीतो के पिता ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में वैमानिकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात प्रीतो की मां से हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जो एक कलाकार थीं। रॉड्रिगो प्रीतो ने मेक्सिको सिटी में सेंट्रो डी कैपेसिटासियोन सिनेमेटोग्राफिका से स्नातक किया। आजीविका 2024 में SPIFF में प्रीतो कैमरे के अपने अपारंपरिक प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, जिसे अक्सर मजबूत मूडी लाइटिंग के साथ जोड़ा जाता है। 25वें घंटे में प्रीतो ने स्क्रीन पर दिखाई गई घटनाओं को स्मृतियों या दृश्यों के रूप में दर्शाने के लिए मूल स्वप्न सदृश चित्र बनाने के लिए ओवर एक्सपोजर और अन्य तकनीकों का उपयोग किया। इसी तरह अभिनव फोटोग्राफी को फ्रिदा में देखा जा सकता है, जिसमें मजबूत रंग और तीखी कल्पना को वातावरणीय पीले और भूरे रंगों के साथ मिश्रित किया गया है। साथ ही अलेक्जेंडर में एक युद्ध दृश्य के दौरान इंफ्रारेड का उनका प्रयोगात्मक उपयोग भी देखा गया है। प्रीतो प्रकृतिवाद को जगाने में भी रुचि रखते हैं, जो द होम्समैन और ब्रोकबैक माउंटेन में सबसे अधिक स्पष्ट है। 1-2 प्रीतो ने न केवल ब्रोकबैक माउंटेन की शूटिंग की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। प्रीतो ने मार्टिन स्कॉर्सेसे के साथ उनकी फिल्मों द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, साइलेंस, द आयरिशमैन, 3-4 और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून पर एक कलात्मक सहयोग बनाया है। 5 उन्होंने बाद के 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने टेलर स्विफ्ट के 3 2020 सिंगल्स द मैन के संगीत वीडियो के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया, जो उनकी पिछली फिल्मों में से एक द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, कार्डिगन और विलो का संदर्भ देता है। 6 प्रीतो को विल्सेक फाउंडेशन द्वारा फिल्म निर्माण में 2021 विल्सेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 7-8 अक्टूबर 2023 में प्रीतो ने मेक्सिको के मिचोआकेन में मोरेलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के रूप में काम किया। 9 व्यक्तिगत जीवन प्रीतो अपनी पत्नी मोनिका के साथ लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। 10 फिल्मोग्राफी फीचर फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 1991 जुगाडोर जोआक्विन बिस्नर रेटस नॉक्टर्नस जॉन माइकल बिशॉफ 1993 रात की कीमत ईवा लोपेज सांचेज राशि चक्र का असेसिनो क्रिश्चियन गोंजालेज 1994 इत्र तुरंत प्रभाव एलेजांद्रो गंबाओआ 1996 वे सभी चुरले हैं डैनियल ग्रुएनर ओडिपस मेयर जॉर्ज अली त्रियाना 1998 ऑप्टिकल फाइबर फ्रांसिस्को एथिए 1 भ्रूण कार्लोस कैरेरा 2000 अमोरेस पेरोस एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु रिकी 6 पीटर फिलार्डी 2001 मूल पाप माइकल क्रिस्टोफर 2002 10 छोटी प्रेम कहानियां रोड्रिगो गार्सिया फ्रीडा जूली टेमर 8 माइल कर्टिस हैंसन 25वां घंटा स्पाइक ली 2003 21 ग्राम एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु 2004 सिकंदर ओलिवर स्टोन 2005 मानव त्रुटि आंगली 2006 कोलाहल एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु 2007 वासना सावधानी आंगली 2009 टूटे हुए आलिंगन पेड्रो अल्मोडोवार क्रियाशीलता राज्य केविन मैकडोनाल्ड 2010 वॉल स्ट्रीट पैसा कभी नहीं सोता ओलिवर स्टोन ब्यूटीफुल एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु 2011 हाथियों के लिए पानी फ्रांसिस लॉरेंस हमने एक चिड़ियाघर खरीदा कैमरून क्रो 2012 आर्गो बेन एफ्लेक 2013 गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन माइकल हॉसमैन वॉल स्ट्रीट के भेड़िए मार्टिन स्कॉर्सेसे 2014 होम्समैन टॉमी ली जोन्स 2016 मॉन मार्टिन स्कॉर्सेसे यात्रियों मोर्टेन टाइल्डम 2019 द आयरिशमैन मार्टिन स्कॉर्सेसे
2020 ग्लोरियस जूली टेमर। 2023 फूल चांद के हत्यारे मार्टिन स्कॉर्सेसे। बारबी ग्रेटा गेरविग। 2024 पेड्रो पारामो, वह स्वयं निको एग्विलर के साथ। टेलीविजन वृत्तचित्र श्रृंखला। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 2003 से 2004 अमेरिका अंडरकवर ओलिवर स्टोन खन परसोना नॉन ग्रेटा ए और लुकिंग फॉर फिदेल बी। 2017 पुतिन साक्षात्कार लघु श्रृंखला सी। सरगुई साल्दिवर तनाका के साथ साझा श्रेय। कार्लोस मार्कोविच के साथ साझा श्रेय। एंथनी डोड मेंटल के साथ साझा श्रेय। टीवी श्रृंखला। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 2015 अंदर क्या रहता है। रॉबर्ट स्ट्रोमबर्ग एक एपिसोड। 2016 विनाइल मार्टिन स्कॉर्सेसे एपिसोड पायलट। वीडियो संगीत। वर्ष शीर्षक कलाकार निदेशक। 2012 नीले रंग की जींस लाना डेल रे योआन लेमोइन। 2020 मनुष्य टेलर स्विफ्ट। कार्डिगन विलो। 2024 फोर्टनाइट पोस्ट मेलोन के साथ। पुरस्कार और नामांकन। अकादमी पुरस्कार। वर्ष शीर्षक वर्ग परिणाम। 2006 मानव त्रुटि सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनोनीत। 2017 मौन मनोनीत। 2020 द आयरिशमैन मनोनीत। 2024 फूल चांद के हत्यारे मनोनीत। बाफ्टा पुरस्कार। वर्ष शीर्षक वर्ग परिणाम। 2006 मानव त्रुटि सर्वश्रेष्ठ छायांकन मनोनीत। 2007 कोलाहल मनोनीत। 2020 द आयरिशमैन मनोनीत। 2024 फूल चांद के हत्यारे मनोनीत। माटेओ गिल रोड्रिग्स, जन्म 23 सितंबर 1972, लास पाल्मास, स्पेन, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक, एक पटकथा लेखक, एक सेकंड यूनिट निर्देशक, एक सहायक निर्देशक, एक छायाकार, एक संपादक और निर्माता है। उन्होंने एलेजांद्रो अमेनाबार की अधिकांश फिल्मों का सहलेखन किया और इनमें से 2 फिल्मों में सहायक निर्देशक या सेकंड यूनिट के रूप में भी काम किया। अमेनाबार की द सी इनसाइड, जिसे गिल ने सहलिखा था, ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 गोया पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने 4 पुरस्कार जीते। द सी इनसाइड और अगोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, द मेथर के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और डाइम क्यू यो के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म फिक्शन। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक द्वितीय इकाई बटा। सहायक निर्देशक नोट्स। 1996 थीसिस नहीं कहानी हा वीडियो ऑपरेटर भी। 1997 अपनी आंखें खोले नहीं हा। 1999 कोई किसी को नहीं जानता हा नहीं बा 2 में लड़के के रूप में भी अभिनेता। बिना श्रेय। मारिपोसस की भाषा नहीं हा। 2004 समुद्र के अंदर नहीं हा नहीं। 2005 विधि नहीं हा नहीं। 2009 अगोरा नहीं हा। 2011 ब्लेकसोर्न हा नहीं। 2016 रियलाइव हा नहीं। 2018 ऊष्मागतिकी के नियम हा नहीं। 2024 पेड्रो पारामो नहीं हा नहीं। लघु फिल्म। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक द्वितीय इकाई बटा। सहायक निर्देशक अन्य नोट्स। 1992 हिमेनोप्टेरो नहीं हा छायाकार। 1993 आशीर्वाद से पहले हा नहीं। 1994 सोना क्यू ते माटाबा हा नहीं। 1995 लूना नहीं हा आवाज अभिनेता हिचहाइकर। 1998 मोर्दा का अलानामिएंटो हा नहीं। 2008 मैं तुमसे प्यार करता हूँ हा नहीं हा निर्माता भी। 2011 आदमी एक न्यूब के साथ नहीं हा नहीं। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक कार्यकारी निर्माता नोट्स। 2006 पेलिकुलस पैरा नो डॉर्मिर रेग्रेसो ए मोइरा हा नहीं टीवी फिल्म। संपादक भी। 2020 लॉस फेवरिटोस डी मिडास हा सीमित श्रृंखला। निर्माता भी। जुआन नेपोमुसेनो कार्लोस पेरेज रुल्फो विस्केनो
जिन्हें जुआन रुल्फो के नाम से जाना जाता है, स्पेनिश XWANRULFO, 16 मई 1917, 7 जनवरी 1986, एक मैक्सिकन लेखक, पटकथा लेखक और फोटोग्राफर थे। उन्हें 2 साहित्यिक कृतियों 1955 के उपन्यास पेद्रो पैरामोर लघु कथाओं के संग्रह लानो एन लामास 1953 के लिए जाना जाता है। इस संग्रह में लोकप्रिय कहानी दिलेस क्यूई नोमी मेटन, उन्हें बताओ कि मुझे मत मारो, शामिल है। प्रारंभिक जीवन। रुल्फो का जन्म 1917 में अपुल्को, जलिस्को, सैन गैब्रियल, जलिस्को में होने के रूप में विवादित मेक्सिको में हुआ था, हालांकि वह अपने नाना के घर सयूला में पंजीकृत था। रुल्फो के जन्म वर्ष को अक्सर 1918 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि उन्होंने सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने के लिए एक गलत तारीख प्रदान की थी जिसे उनके चाचा, डेविड पेरेज रुल्फो, सरकार के लिए काम करने वाले एक कर्नल, ने निर्देशित किया था। 1923 में उनके पिता की हत्या और 1927 में उनकी मां की मृत्यु के बाद रुल्फो की दादी ने उन्हें ग्वाडालाजारा, जलिस्को में पाला। उनके विस्तारित परिवार में जमींदार शामिल थे, जिनकी किस्मत मैक्सिकन क्रांति और 1926 से 1928 के क्रिस्टेरो युद्ध द्वारा बर्बाद हो गई थी। मैक्सिकन क्रांति के बाद मैक्सिकन सरकार द्वारा ईसाइयों के उत्पीड़न के खिलाफ एक रोमन कैथोलिक विद्रोह। रुल्फो को लुइस सिल्वा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां वे 1928 से 1932 तक रहे। उन्होंने 6 साल की प्राथमिक स्कूल और एक विशेष 7वें वर्ष को पूरा किया, जिसमें से उन्होंने एक मुनीम के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, हालांकि उन्होंने कभी उस पेशे का अभ्यास नहीं किया। उद्धरण वांछित। रुल्फो ने 1932 से 1934 तक एक सेमिनरी, एक माध्यमिक विद्यालय के अनुरूप में भाग लिया, लेकिन उसके बाद एक विश्वविद्यालय में नहीं गए, क्योंकि ग्वाडलजारा विश्वविद्यालय हड़ताल के कारण बंद था और क्योंकि रुल्फो ने प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम नहीं लिया था। रुल्फो मैक्सिको सिटी चले गए, जहां उन्होंने नेशनल मिलिट्री अकादमी में प्रवेश लिया, जिसे उन्होंने 3 महीने बाद छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिडेड नेशनल ऑटोनोमा डे मेक्सिको में कानून की पढ़ाई करने की उम्मीद की। 1936 में रुल्फो विश्वविद्यालय में साहित्य में पाठ्यक्रमों का ऑडिट करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्हें अपने चाचा के माध्यम से एक इमिग्रेशन फाइल क्लर्क के रूप में नौकरी मिली थी। आजीविका। इस अनुभाग में कोई स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। स्रोतहीन सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। मई 2014। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। रुल्फो ने 24 अप्रैल 1948 को ग्वाडलाजारा, जलिस्को में क्लारा एंजेलिना अपारिसियो रेयस, मेक्सिको सिटी, 12 अगस्त 1928 से शादी की। उनके 4 बच्चे थे, क्लाउडिया बेरेनिस, मेक्सिको सिटी, 29 जनवरी 1949, जुआन फ्रांसिस्को, ग्वाडालाजारा, जलिस्को, 13 दिसंबर 1950, जुआन पाब्लो, मेक्सिको सिटी, 18 अप्रैल 1955 और जुआन कार्लोस रुल्फो, मेक्सिको सिटी, 24 जनवरी 1964। परंपरा। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने कहा है कि उन्होंने अपनी पहली 4 किताबें लिखने के बाद एक उपन्यासकार के रूप में अवरोध महसूस किया और यह केवल 1961 में पेद्रो पैरामो की उनकी जीवन परिवर्तनकारी खोज थी जिसने उनकी उत्कृष्ट कृति 100 Years of Solitude की रचना का रास्ता खोला। 11 उन्होंने उल्लेख किया कि रुल्फो के सभी प्रकाशित लेखन एक साथ रखे गए 300 पृष्ठों से अधिक नहीं है, लेकिन यह लगभग उतना ही है और मुझे विश्वास है कि वे उतने ही टिकाऊ है जितने पृष्ठ सोफोकल से हमारे पास आए हैं। 12 जॉर्ज लुइस बोर्गेस ने पेद्रो पारामो को किसी भी भाषा में लिखे गए सबसे महान ग्रंथों में से एक माना। 14 जुआन रुल्फो फाउंडेशन, जिसे रुल्फो की मृत्यु के बाद उनके परिवार द्वारा स्थापित किया गया था, 15 में उनकी तस्वीरों के 6000 से अधिक निगेटिव है। रुल्फो की तस्वीरों का एक चयन कार्लोस फ्यूएंटेस और अन्य लोगों के निबंधों के साथ,
जुआन रुल्फो के मेक्सिको शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया है। उद्धरण की आवश्यकता। पुस्तकें। एल लानो एन लामास 1953। जॉर्ज टी शेडे द्वारा द बर्निंग प्लेन, टेक्सास विश्वविद्यालय 1967 के रूप में अनुवादित। इलान स्टावंस और हेरोल्ड ऑगिनब्राम द्वारा द प्लेन इन फ्लेम्स, टेक्सास विश्वविद्यालय 2012। स्टीफन बीचिनोर द्वारा एल लानो इन फ्लेम्स, स्ट्रक्टो 2019 के रूप में अनुवादित। पेड्रो पैरामो 1955। लिसेंडर केम्प, ग्रोव प्रेस 1959। मार्गरेट सेयर्स पेडेन, ग्रोव प्रेस 1994 और डगलस जे. वेदरफोर्ड 2023 द्वारा अनुवादित। एल गैलो डी ओरो 1980, संशोधित 2010। डगलस जे. वेदरफोर्ड द्वारा द गोल्डन कॉकरेल एंड अदर राइटिंग्स, डीप वेल्लम 2017 के रूप में अनुवादित। अग्रिम पठन। स्पेनिश। लेक्टुरास रुल्फियानास बटा मिलग्रोस एजक्वेरो 2006। जुआन रुल्फो के लिए ट्रिप्टिको, पोएशिया, फोटोग्राफिया, क्रिटिका बटा विक्टर जिमेनेज 2006। ला रिसेप्शन इनिशियल डे, पेड्रो पैरामो बटा जॉर्ज जेपेडा, संपादकीय आरएम फंडासियोन जुआन रुल्फो, मेक्सिको 2005। ISBN 84-933036-7-4। एंट्रे ला क्रूज वाई ला सोस्पेचा, लॉस क्रिस्टरोस डी रेवुएल्टास, यानेज वाई रुल्फो बटा एंजेल एरियस उरुटिया 2005। पेड्रो पैरामो डी जुआन रुल्फो बटा अल्बा सोवियतिना एस्ट्रारा कार्डेनस 2005 में एस्ट्रक्चरुरा वाई डिस्कर्सो डे जेनरो, वोसेस डे ला टिएरा, ला लेसियोन डे रुल्फो बटा फिलिप गैरिडो 2004। मिटो वाई पोएसिया एन ला ओब्रा डी जुआन रुल्फो बटा मारिया लुइसा ओर्टेगा 2004। ला फिक्शन डे ला मेमोरिया, जुआन रुल्फो एंटे ला क्रिटिका बटा फेडेरिको कैंपबेल 2003। जुआन रुल्फो, नूरिया अमात 2003। एनालिसिस डी पेड्रो पैरामो, जुआन रुल्फो बटा सेसर पेरेज पी 2003। होमेनाजे और जुआन रुल्फो बटा दांते मदीना 2002। परफिल डे जुआन रुल्फो बटा सर्जियो लोपेज मेना 2001। जुआन रुल्फो बटा सर्जियो लोपेज मेना 1998 की समीक्षा। जुआन रुल्फो बटा अल्बर्टो वाइटल डियाज 1998। ला सोसिदाद एन ला ओब्रा डे जुआन रुल्फो बटा मैगडेलेना गोंजालेज कैसिलस 1998। रुल्फो एन सुलुम्ब्रे, वाई ओट्रोस टेमास लेटिनोमेरिकनोस बटा जेमे मेजिया ड्यूक 1998। जुआन रुल्फो, एल एटरनो, कैमिनोज पैरा यूना इंटरप्रेटेशन बटा अनीता एरेना सावेद्रा 1997। जुआन रुल्फो, ला नेचुरलेजा होस्टिल बटा एंटोनियो एलिबर्टी 1996। जुआन रुल्फो बटा ला हबाना, क्यूबा, सेंट्रो डी इन्वेस्टिगेशंस लिटरेरियास 1995 द्वारा लिखित टेक्स्ट का पुनर्लेखन। जुआन रुल्फो बटा सर्जियो लोपेज मेना 1994 में लॉस कैमिनो डे ला क्रिएशन। जुआन रुल्फो, ला लेंगुआ, एल टिएम्पो वाई एल एस्पासियो बटा गुस्तावो सिफारेस 1994। जुआन रुल्फो, डेल पैरामो एला एस्पेरांजा, ऊना लेक्टुरा क्रिटिका डे सु ओब्रा बटा यवेटे जिमेनेज डी बेज 1994। जुआन रुल्फो वाई एल सुर डी जलिस्को, एस्पेक्टोस डी सुविदा वाई ओब्रा बटा वोल्फगैंग वोग्ट 1994। एल लेबेरिंटो वाई ला पेना, एनसायो सोब्रे ला क्यूएंटिस्टिका रुल्फियाना बटा राफेल जोस अल्फोंजो 1992। इमेजिनर कोमाला, एल एस्पासियो एन ला ओब्रा डी जुआन रुल्फो बटा गुस्तावो सिफेरेस 1991। रुल्फो वाई एल डियोस डे ला मेमोरिया बटा एबेल इबारा 1991। रुल्फो, डायनमिका डे ला वायलेंसिया बटा मार्टा पोर्टल 1990। जब सुजाना सैन जुआन की मृत्यु होती है तो वह पादरी द्वारा क्षमादान से इनकार कर देती है और फादर रेंटेरिया उसे अंतिम संस्कार देने का नाटक करते हैं। कोमाला के लोग एक बड़ी पार्टी करते हैं जो पेड्रो को बहुत परेशान करती है, जो सुजाना के खोने का शोक मना रहा है। द्वेष के कारण वह शहर को भूख से मरने देता है।
अबुंडियो मार्टिनेज की पत्नी रिफ्यूजिया इस भूख से मर जाती है। वह पीने के लिए शहर में जाता है और मेडिया लूना में रसोइया डेमियाना सिस्नेरोस को पाता है। अबुंडियो मार्टिनेज उसे चाकू मारकर मार देता है। उसे पकड़कर मेडिया लूना ले जाता है। वहां अबुंडियो पेड्रो पैरामो को मार देता है, यह खुलासा करते हुए कि वह उसके नाजायज बेटों में से एक है। मरते समय वह सुजाना के बारे में सोचता है और डेमियाना का भूत देखता है। डोलोरेस प्रिसियाडो की मृत्यु हो जाती है और अपनी मृत्युशैया पर वह अपने बेटे जुआन को कोमाला जाने और अपने पिता पेड्रो पैरामो को खोजने के लिए कहती है। वहां उसे अबुंडियो, एडुविजेस और दामियाना के भूत मिलते हैं, जो उसे शहर की कहानियां सुनाते हैं। वह एक अनाचारी जोरे, डोनिस और उसकी बहन से मिलता है और उनके घर पर रात बिताता है। कोमाला के भूतों से पीड़ित जुआन डर के मारे मर जाता है। उसे डोरोटिया के साथ एक साझा कब्र में दफनाया जाता है। अपनी कब्र में फंसा हुआ वह पेड्रो पैरामो की कहानी और जीवन का अनुभव करता है। विषय वस्तु पुस्तक में एक प्रमुख विषय लोगों की उम्मीदें और सपने हैं, जो उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक प्रेरणा के स्रोत है। आशा प्रत्येक पात्र की कार्रवाई के लिए केंद्रीय प्रेरणा है। जैसा कि डोलोरेस अपने बेटे जुआन को कोमाला लौटने के लिए कहती है, उसे उम्मीद है कि वह अपने पिता को ढूंढ लेगा और इतने सालों के बाद वह सब कुछ प्राप्त करेगा जिसका वह हकदार है। निराशा उपन्यास का दूसरा मुख्य विषय है। प्रत्येक पात्र की उम्मीदें निराशा की ओर ले जाती है, क्योंकि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के उनके कोई भी प्रयास सफल नहीं होते हैं। 9. जुआन कोमाला के पास इस उम्मीद के साथ जाता है कि वह अपने पिता से मिलेगा और उन्हें जान लेगा। वह ऐसा करने में विफल रहता है और सारी उम्मीदें खोकर भयभीत होकर मर जाता है। पेड्रो को उम्मीद है कि इतने लंबे समय के बाद सुजाना सैन जुआन उसके पास वापस आएगी। वह बचपन में उसके प्रति मोहित था और अपनी युवावस्था में उसके साथ पतंग उड़ाना याद करता है। जब वह आखिरकार उसके पास लौटती है, तो वह पागल हो चुकी होती है और ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसका पहला पति अभी भी जीवित हो। फिर भी पेड्रो को उम्मीद है कि वह अंततः उससे प्यार करने लगेगी। डोरोटिया का कहना है कि पेड्रो सच में सुजाना से प्यार करता था और उसके लिए सबसे अच्छा चाहता था। 9. फादर रेंटेरिया इस उम्मीद में जीते हैं कि वह किसी दिन कैथोलिक पादरी के रूप में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम होंगे, पेड्रो को यह बताते हुए कि उनका बेटा स्वर्ग नहीं जाएगा। सोने की एक गांठ के बदले में उसे उसके कई पापों के लिए क्षमा करने के बजाय। 2. भूत और सत्य की अलौकिक प्रकृति भी पाठ में आवर्ती विषय है। 1. 2. जब जुआन कोमाला पहुंचता है तो यह एक भूथा शहर होता है, फिर भी यह पाठक को धीरे धीरे ही पता चलता है। उदाहरण के लिए, डेमियाना सिस्नेरोस के साथ एक एपिसोड में जुआन उससे यह विश्वास करते हुए बात करता है कि वह जीवित है। वे शहर में एक साथ चलते हैं जब तक कि उसे संदेह नहीं हो जाता कि उसे कैसे पता चला कि वह शहर में है, और वह घबराकर पूछता है, डेमियाना सिस्नेरोस, क्या तुम जीवित हो? यह मुठभेड़ सत्य को क्षणभंगुर, हमेशा बदलते रहने वाले और पकड़ में न आने वाले के रूप में दिखाती है। यह जानना मुश्किल है कि कोमाला में कौन मरा है और कौन जीवित है। 1. कभी कभी काम में होने वाली घटनाओं का क्रम और प्रकृति वैसी नहीं होती जैसी वे पहली नज़र में लगती है। उदाहरण के लिए, पुस्तक के मध्य में मूल कालक्रम तब उलझ जाता है जब पाठक को पता चलता है कि पहले जो कुछ हुआ था वह पहले के समय की झलक मात्र था। 9. व्याख्या आलोचक मुख्यतः पेड्रो पैरामो को या तो जादुई यथार्थवाद की एक कृति मानते हैं या फिर जादुई यथार्थवाद की बाद की कृतियों का अग्रदूत। यह मानक लैटिन अमेरिकी व्याख्या है। 10.3.11 हालांकि जादुई यथार्थवाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अत्यथार्थवादी और सांसारिक के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रत्येक में एक दूसरे की विशेषताएं होती है। यह पूर्ण अविश्वास से बचते हुए
किसी लिखित कार्य में अत्यथार्थवादी या अलौकिक गुण जोड़ने का एक साधन है। 1:12 पेड्रो पैरामो इस प्रकार की अन्य कृतियों से भिन्न है क्योंकि मुख्य कथावाचक उपन्यास के दूसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से बताता है कि उसका मन सपनों से भर गया है और उसने भ्रम को उड़ान दे दी है और उसके मन में पेड्रो पैरामो नाम के एक आदमी को खोजने की उम्मीदों के इर्दगिर्द एक दुनिया बन गई। वह जीवित व्यक्तियों को भूत प्रेतों से अलग नहीं कर पाता। कुछ आलोचकों का मानना है कि उपन्यास के कुछ विशेष गुण, जिसमें कथा का विखंडन, पात्रों का शारीरिक विखंडन और प्राथमिक कथाकार द्वारा वर्णित श्रवण और दृश्य मतिभ्रम शामिल है, यह सुझाव देते हैं कि इस उपन्यास की यात्रा और दर्शन जादुई यथार्थवाद के बजाय सिजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियों में मौजूद इंद्रियों के टूटने के प्रकार से अधिक आसानी से जुड़े हो सकते हैं। 12:13 शीर्षक का अर्थ। शीर्षक पेड्रो पैरामो के चरित्र के महत्व को रेखांकित करता है। उनका जीवन और निर्णय कोमाला शहर के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अंतिम नाम का अर्थ है बंजर मैदान या बंजर भूमि, जो कि उनके हेरफेर के परिणामस्वरूप कोमाला शहर बन जाता है। वह न केवल शहर की आर्थिक भलाई के लिए बल्कि इसके कई निवासियों के अस्तित्व के लिए भी जिम्मेदार है। उनके वंशजों में अबुंडियो, मिगुएल और जुआन और अनगिनत अन्य हैं। उन्हें नियमित रूप से महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए दिखाया गया है और यहाँ तक कि डोरोटिया भी उन सभी महिलाओं का हिसाब नहीं रख सकती है जिनके साथ उन्होंने सोया है। 9 वह शहर की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। वह मुख्य रूप से अपने स्वार्थ और सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी सेना के साथ एक समझौता करता है, लेकिन इतनी बड़ी जमीन का मालिक होने के नाते वह शहर की भौतिक भलाई के लिए भी जिम्मेदार है। 12:2 उसकी शक्ति का एक उदाहरण कोमला को भूखा रहने देने और खेतों और फसलों के साथ कुछ भी न करने देने का उसका निर्णय है। उसकी उदासीनता और उदासीनता के कारण शहर मुरझा जाता है। पूरा उपन्यास उसके कार्यों, भूख और इच्छाओं पर केंद्रित है। इस अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना स्रोत वाली सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। मई 2014 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। विश्वविद्यालय में रुल्फो ने एक सहकर्मी, एफ्रेन हर्नांडेज एस के संरक्षण में लिखना शुरू किया। 1944 में रुल्फो ने साहित्यिक पत्रिका पेन की सहस्थापना की। साथ बाद में वह अपने करियर में आगे बढ़ने में सक्षम थे और एक इमिग्रेशन एजेंट के रूप में पूरे मेक्सिको की यात्रा की। 1946 में उन्होंने गुडरिक्यूजकाडी के लिए एक फोरमैन के रूप में शुरुआत की, लेकिन उनके सौम्य स्वभाव ने उन्हें थोक यात्रा बिक्री एजेंट के रूप में काम करना पसंद किया। इसने उन्हें पूरे दक्षिणी मेक्सिको की यात्रा करने के लिए बाध्य किया, जब तक कि उन्हें 1952 में अपनी कंपनी की कार के लिए रेडियो मांगने के लिए निकाल नहीं दिया गया। उद्धरण की आवश्यकता। रुल्फो ने रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित सेंट्रो मैक्सिकनो डे एस्क्रिटोरेस में फेलोशिप प्राप्त की। उद्धरण आवश्यक। वहाँ 1952 और 1954 के बीच वह 2 किताबें लिखने में सक्षम थे। उद्धरण आवश्यक। पहली पुस्तक कठोर यथार्थवादी लघु कथाओं का संग्रह थी, एल लानो एन लामास, 1953। कहानियां मैक्सिकन क्रांति और क्रिस्टेरो युद्ध के समय के आसपास ग्रामीण मैक्सिको में जीवन पर केंद्रित थीं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है दिलेस क्यूयुई नोमी मेटन, उन्हें मुझे मत मारो। एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में एक कहानी जिसे मृत्युदंड दिया जाना तय था, जिसे एक कर्नल के आदेश पर पकड़ लिया जाता है, जो उस व्यक्ति का बेटा होता है जिसे लगभग 40 साल पहले दोषी व्यक्ति ने मार दिया था। कहानी में बाइबिल के कैन और हाबिल थीम के साथ साथ मैक्सिकन क्रांति के लिए महत्वपूर्ण विषयों जैसे भूमि अधिकार और भूमि उपयोग की प्रतिध्वनियां है। और नो ओएस लेड्रार लॉस पेरोस, क्या आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं आती? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने अलग हुए, वयस्क,
घायल बेटे को अपनी पीठ पर लादकर डॉक्टर को खोजने जाता है। दूसरी पुस्तक पेद्रो पैरामो 1955 थी, जो जुआन प्रिसियाडो नामक एक व्यक्ति के बारे में एक लघु उपन्यास है, जो अपने पिता को खोजने के लिए अपनी हाल ही में मृत मां के गृहनगर कोमाला की यात्रा करता है, जहां उसे एक वास्तविक भूतहा शहर मिलता है जो भूत प्रेतों से भरा हुआ है। शुरुआत में उपन्यास को आलोचकों द्वारा ठंडा स्वागत मिला और पहले 4 वर्षों के दौरान इसकी केवल 2000 प्रतियां बिकीं। हालांकि बाद में पुस्तक को अत्यधिक प्रशंसा मिली। पैरामो गैब्रियल गार्सिया मार्केज जैसे लैटिन अमेरिकी लेखकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। पेद्रो पैरामो का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और अंग्रेजी संस्करण की संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। उद्धरण वांछित पुस्तक के नाम में कई बदलाव हुए। 1947 में अपनी मंगेतर क्लारा अपारिसियो को लिखे 2 पत्रों में उन्होंने अपने द्वारा लिखे जा रहे उपन्यास का उल्लेख ऊना एस्ट्रेला जुंटो ए ला लूना, चंद्रमा के बगल में एक तारा, के रूप में किया, जिसमें कहा गया कि यह उन्हें कुछ परेशानी दे रहा है। उद्धरण वांछित लेखन के अंतिम चरणों के दौरान उन्होंने पत्रिकाओं में लिखा कि शीर्षक लॉस मुर्मुलोस द मर्मर्स होगान सेंट्रो मैक्सिकनो डे एस्क्रिटोरेस से अनुदान की सहायता से रुल्फो 1953 और 1954 के बीच पुस्तक को समाप्त करने में सक्षम थे। उद्धरण वांछित यह 1955 में प्रकाशित हुआ था। पेद्रो पैरामो उपन्यास के अंशों में अमेरिकी उपन्यासकार विलियम फॉल्कनर का प्रभाव कुख्यात है। यह बात रुल्फो के पूर्व मित्र भाषाशास्त्री एंटोनियो अलाटोरे ने मैक्सिकन अखबार एल यूनिवर्सल के पत्रकारों द्वारा नवंबर 1998 में लिए गए एक साक्षात्कार में कही, जो 31 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित हुआ था। 1956 और 1958 के बीच रुल्फो ने एल गैलो डे ओरो एस द गोल्डन कॉकरेल नामक एक उपन्यास पर काम किया, जो 1980 तक प्रकाशित नहीं हुआ था। एक संशोधित और सही संस्करण 2010 में मरणोपरांत जारी किया गया था। फंडासियोन रुल्फो के पास 2 अधूरे उपन्यासों ला कॉर्डिलेरा और ओजुमासिन के टुकड़े हैं। 9 रुल्फो ने साक्षात्कारकर्ता लुइस हार्स को बताया कि उन्होंने मेक्सिको सिटी में सेट एक पुराना उपन्यास लिखा और नष्ट कर दिया था। 10 1954 से 1957 तक रुल्फो ने ला कोमिसियोन डेल रियो पापालोपन के साथ सहयोग किया, जो कि पापालोपन नदी के किनारे बस्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर काम करने वाली एक सरकारी संस्था थी। 1962 से 1986 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडिजिनस पीपल के संपादक के रूप में काम किया। व्यक्तिगत जीवन फुलगोर सेडानो गुरु, वह मीडिया लूना का प्रशासक है। शुरू में पेद्रो के पिता द्वारा उस पर भरोसा न करने की चेतावनी दिए जाने के बाद वह अंततः पेद्रो की योजनाओं को लागू करने वाला बन जाता है। वह कई वर्षों से एस्टेट के आसपास रहा था और पूर्व संरक्षकों पेद्रो के पिता लुकास और उससे पहले लुकास के पिता की सेवा कर रहा था। वह जानता है कि क्या करना है और कैसे करना है और डोलोरेस की पेद्रो से शादी करवाने सहित कई उपलब्धियों का दावा करता है। वह क्रांतिकारियों के एक समूह द्वारा मारा जाता है जो उसे उस विशेषाधिकार प्राप्त संपत्ति के अवतार के रूप में देखते हैं जिसके खिलाफ वे लड़ रहे हैं। वह टोरिबियो एल्ड्रेटे को फांसी पर लटकाने के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि वह उस भूमि का सर्वेक्षण करवाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसमें से कुछ पर उसका अधिकार साबित हो सके। 14 मिगुएल पारामो, वह और जुआन दोनों पेद्रो पैरामो के बेटे हैं। मिगुएल पेद्रो द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र पुत्र है और इस प्रकार उसे अगले पैरामो वारिस के रूप में तैयार किया जा रहा था। मिगुएल का चरित्र जुआन के बिल्कुल विपरीत है। वह जंगली और बलात्कारी है, जबकि जुआन शांत और महिलाओं का सम्मान करने वाला है। वह निडर है, जबकि जुआन डर से मरता है। उसके पास एक घोड़ा है और वह अक्सर उस पर सवारी करता है, जबकि जुआन के पास नहीं है और उसे पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उनकी उच्छृंखलता जुआन की शांति के विपरीत है, भले ही उनके माता-पिता समान हों। इसके अतिरिक्त
वह बदचलन महिलाओं को पसंद करने और एना के पिता की हत्या के लिए जाना जाता है। जब वह एना से उसे मारने के लिए माफी मांगने जाता है तो वह उसका बलात्कार भी करता है। अपने वर्तमान प्रेमी से मिलने दूसरे गांव जाते समय उसे घोड़े से गिरा दिया जाता है। 14 डोरोटिया कथावाचक। शेहेर की भिखारी। वह इस कृति में दूसरी कथावाचक है। वह पेद्रो की मृत्यु से पहले कोमाला की कहानी बताती है, जब उसे जुआन के साथ कब्र में दफनाया गया था। उसकी कहानी कहने की कला कृति के दूसरे भाग पर हावी है। वह बेघर होने और शहर के लोगों के दान पर जीने के लिए जानी जाती थी। उसने हमेशा बच्चे पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका दिल एक माँ का था, लेकिन गर्भ एक वेश्या का था। वह यह सोचकर अपने विलक्षण व्यवहार के लिए जानी जाती थी कि उसने एक बच्चा पैदा किया है। 14 फादर रेंटेरिया। शेहेर का पुजारी। वह वास्तव में मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन उसके पास एक मुख्य पात्र की सभी विशेषताएं हैं, जिसके लिए उसे एक विरोधी नायक माना जा सकता है। वह पेद्रो के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है और अपने बेटे मिगुएल को माफी नहीं देता। उसके मन में केवल सबसे अच्छे इरादे हैं, लेकिन वह उन्हें पूरा करने में असमर्थ है। उसके भाई को मिगुएल ने मार डाला था और उसकी भतीजी का भी मिगुएल ने बलात्कार किया था जब वह उससे माफी मांगने आया था। वह मिगुएल को माफ करने के लिए कुछ सोना लेता है और उसे इस बारे में बुरा लगता है। वह खुद को एक कोने में फेंक देता है और भगवान से रोता है। 14 वह अपने पापों की क्षमा पाने के लिए दूसरे शहर जाता है ताकि वह कोमाला के लोगों को संस्कार देना जारी रख सके। दूसरा पुजारी मना कर देता है, लेकिन वे इस बारे में बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में उगने वाली हर चीज का स्वाद खट्टा और कड़वा होता है। यह सीधे फादर रेंटेरिया की गलती है कि इतनी सारी आत्माएं कोमाला में फंसी हुई है। वह उन लोगों को दोषमुक्त करने और उनका अंतिम संस्कार करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा, और इस तरह वे मर गए और स्वर्ग जाने में असमर्थ थे। बाद में उनका उल्लेख क्रिस्टरो युद्ध में शामिल होने के रूप में किया गया है। 14 पेद्रो पैरामो मैक्सिकन लेखक जुआन रुल्फो का एक उपन्यास है जो पहली बार 1955 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास जुआन प्रिसियाडो की कहानी बताता है, जो एक आदमी है जो अपनी मां को उसकी मृत्युशैया पर वादा करता है कि वह प्रिसियाडो के पिता से पहली बार कोमाला शहर में मिलेगा, केवल एक शाब्दिक भूत शहर में आने के लिए जो कि भूतिया पात्रों से आबाद है। उपन्यास के दौरान ये भूतिया निवासी कोमाला में जीवन और उसके बाद के जीवन के बारे में विवरण प्रकट करते हैं, जिसमें प्रिसियाडो के लापरवाह पिता पेद्रो पैरामो और शहर के लिए उनकी केंद्रीयता शामिल है। 1-2 शुरुआत में उपन्यास को ठंडे आलोचनात्मक स्वागत के साथ मिला और पहले 4 वर्षों के दौरान केवल 2000 प्रतियां बिकीं। बाद में, हालांकि, पुस्तक अत्यधिक प्रशंसित हुई। 3 पैरामो गैब्रियल गार्सिया मार्केज जैसे लैटिन अमेरिकी लेखकों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। पेद्रो पैरामो का 30 से अधिक विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अंग्रेजी संस्करण की संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने कहा है कि उन्होंने अपनी पहली 4 किताबें लिखने के बाद एक उपन्यासकार के रूप में खुद को अवरुद्ध महसूस किया, और यह केवल 1961 में पेद्रो पैरामो की उनकी जीवन परिवर्तनकारी खोज थी जिसने उनकी उत्कृष्ट कृति 100 Years of Solitude की रचना के लिए उनका रास्ता खोला। इसके अलावा, गार्सिया मार्केज ने दावा किया कि वह पूरी किताब को आगे और पीछे से सुना सकते हैं। 4 जॉर्ज लुइस बोर्गेस ने पेद्रो पैरामो को किसी भी भाषा में लिखे गए सबसे महान ग्रंथों में से एक माना। 5-6 कथानक। कथा संरचना। कहानी जुआन प्रिसियाडो के प्रथम व्यक्ति विवरण से शुरू होती है, जो अपनी मां से उनकी मृत्युशैया पर वादा करता है कि वह अपने पिता पेद्रो पैरामो से मिलने के लिए कोमाला लौटेगा। उनके कथन में पेद्रो पैरामो के जीवन से तीसरे व्यक्ति के संवाद के अंश शामिल है, जो उस समय रहते थे जब कोमाला एक मजबूत, जीवंत शहर था, न कि जुआन द्वारा अब देखा जाने वाला भूथा शहर।
दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी कथावाचकों ने कोमाला के वैकल्पिक दृश्य प्रस्तुत किए हैं, एक जीवित और दूसरा मृतकों की आत्माओं से भरा हुआ। उपन्यास की पृष्ठभूमि काल्पनिक शहर कोमाला और उसके आसपास की है, जो जुआन रुल्फो की मातृभूमि के पास मैक्सिकन राज्य कोलिमा के वास्तविक शहर कोमाला का संदर्भ है। सारांश: कथानक के लिए घटनाओं का क्रम कार्य में गैररेखीय ढंग से टूटा हुआ है और कई बार इसे समझना मुश्किल होता है, और यही बात पात्रों के साथ भी होती है, क्योंकि पाठक के लिए पहली बार में यह बताना भी असंभव होता है कि कौन से पात्र जीवित है या मृत। 7-8 कहानी का सबसे पहला पल है फुलगोर सेडानो का मेडिया लूना पहुंचना। उनके पुराने संरक्षक डॉन लुकास उन्हें सूचित करते हैं कि उनका बेटा पेड्रो पैरामो पूरी तरह से बेकार है और उसे मरने के बाद नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। बाद में पेड्रो के दादा की मृत्यु हो जाती है, और जब उनका परिवार उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए प्रार्थना करता है कि वे परगेटरी में उनका समय कम करे, तो पेड्रो इसके बजाय अपने जीवन के प्यार सुजाना सैन जुआन के साथ खेलने के बारे में सोचता है। वे गांव के पास पतंग उड़ाते थे और पेड्रो सुजाना को पतंग उड़ाने में मदद करता था। जब वह इस घटना को याद करता है तो उसकी माँ उसे आउटहाउस में इतना समय बिताने के लिए डांटती है। सेनोरा सैन जुआन की मृत्यु के तुरंत बाद सैन जुआन परिवार खनन क्षेत्र में चला जाता है। बाद में उसके जीवन में उसके पति फ्लोरेंसियो की मृत्यु हो जाती है और वह इस विश्वास से पागल हो जाती है कि वह अभी भी जीवित है। जब लुकास पैरामो को गलती से एक शादी में मार दिया जाता है, तो पेड्रो बाद में शादी के ज्यादातर मेहमानों का कत्लेआम कर देता है। फुलगोर सेडानो पेड्रो को उसके पिता के प्रीसियाडो परिवार के कर्ज के बारे में बताता है। इन कर्जों से छुटकारा पाने के लिए वे डोलोरेस प्रीसियाडो से शादी करने की योजना बनाते हैं। जब सेडानो उसे समझाने की कोशिश करता है, तो वह उसे बताती है कि वह मासिक धर्म में है और इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। बाद में ओसोरियो डोलोरेस को चेतावनी देता है कि वह अपनी शादी की रात पेड्रो के साथ न सोए, इसलिए वह एडुविजेस डायरा से उसके साथ सोने की विनती करती है। एडुविजेस सहमत हो जाता है, लेकिन पेड्रो सेक्स करने के लिए बहुत नशे में है। पेड्रो के बेटे मिगुएल की हत्या तब होती है जब वह कोंटला की यात्रा करते हुए अपने घोड़े के साथ एक बार के ऊपर से कूद जाता है। मिगुएल के क्रूर और अपूरणीय स्वभाव के बावजूद फादर रेंटेरिया उसे दोषमुक्त कर देते हैं जब पेड्रो उसे सोने के सिक्के देता है। फादर रेंटेरिया को याद है कि कैसे मिगुएल ने उसके भाई को मार डाला और उसकी भतीजी का बलात्कार किया। डोरोटेया बाद में फादर रेंटेरिया के सामने कबूल करती है कि वह मिगुएल पैरामो के लिए लड़कियों की तस्करी कर रही थी। पुजारी उसे माफ नहीं कर सकता। पेड्रो पैरामो टोरिबियो एल्ड्रेटे की जमीन को अपनी संपत्ति में जोड़ना चाहता है, और जब टोरिबियो एडुविजेस के घर जाता है तो पेड्रो पैरामो और फुलगोर सेडानो उसे फांसी पर लटका देते हैं। बाद में एडुविजेस ने निराशा के कारण आत्महत्या कर ली। मीडिया लूना एस्टेट में रहने वाली डोलोरेस प्रीसियाडो अपनी बहन के साथ रहने के लिए पेड्रो पैरामो को छोड़ देती है। मैक्सिकन क्रांति की शुरुआत में ग्रामीण इलाके बहुत खतरनाक हो गए थे और सैन जुआन परिवार कोमाला लौट आया। जब सीनोर सैन जुआन की मृत्यु हो जाती है तो उसका भूत पागल सुसाना से मिलने जाता है, जो केवल हंसती है। एक हकलाने वाला आदमी, स्पेनिश एल टार्टामुडो, पेड्रो के घर आता है और उसे बताता है कि क्रांतिकारियों ने फुलगोर सेडानो को पकड़ लिया है और मार डाला है। खुद को बचाने के लिए पेड्रो स्थानीय क्रांतिकारियों को रात के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित करता है, उन्हें पैसे और समर्थन देने का वादा करता है। पेड्रो एक क्रांतिकारी नेता एल टिलकुएट को सूचित करता है कि पैसा खत्म हो गया है और उसे आपूर्ति के लिए एक बड़े शहर पर छापा मारना चाहिए। लघु पात्र एडुविजेस डियाडा, शहर की वेश्या और डोलोरेस प्रीसियाडो की अच्छी दोस्त। उन्होंने साथ मरने और परलोक में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। वह कई साल पहले मर चुकी थी और जब जुआन कोमाला पहुंचता है तो उसका अभिवादन करती है। वह उसे बताती है कि कैसे वह लगभग उसकी मां बनने के करीब पहुंच गई थी,
क्योंकि उसे अपनी शादी की रात पेड्रो के साथ सोने जाना था। वह मिगुएल पैरामो के साथ अपने रिश्ते और संबंधों के बारे में बताती है और कैसे उसने उसके भूत को जाने से पहले देखा था। उसकी बहन मारिया डायरा पुजारी को बताती है कि उसने निराशा के कारण आत्महत्या की थी और वह वास्तव में एक अच्छी महिला थी। वह उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और इस प्रकार उसका भूत शहर और यातनागृह में रहता है। वह इस विचार के साथ मरती है कि अबुंडियो एक अच्छा आदमी है और उसे डेमियाना की हत्या के बारे में नहीं पता है। 14 डोलोरेस प्रीसियाडो। वह जुआन की माँ थी। सेडानो ने उसे पेड्रो से शादी के लिए राजी किया था, जिसने कहा कि वह दिनरात उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता और उसकी आंखें सुंदर थीं। पेड्रो पर उसके परिवार का बाकी सभी परिवारों से ज्यादा पैसा बकाया था और उसकी बहनें पहले ही शहर में चली गई थीं। कर्ज को खत्म करने के लिए उसकी शादी कर दी गई थी। बाद में वह एक गिद्ध को घूर रही है और उसके जैसा बनना चाहती है ताकि वह शहर में अपनी बहन के पास उड़ सके। पेड्रो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। वे कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लेते। उसकी अंतिम इच्छा है कि जुआन अपने पिता से मिलने जाए और उन सभी वर्षों के लिए उसे भुगतान करे जब उसने हमें अपने दिमाग से निकाल दिया। 14 अबुंदियो मार्टिनेज। वह पेड्रो का एक और नाजायज बेटा है जो शहर के डाक वाहक के रूप में काम करता है। वह बहरा है क्योंकि एक बार उसके कान के पास एक रॉकेट फट गया था। उसके बाद वह ज्यादा बात नहीं करता था और वह उदास हो गया था। बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह एक स्थानीय बार में शराब पीने जाता है। बाहर निकलने पर वह डेमियाना सिस्नेरोस को देखता है और अपनी पत्नी को दफनाने के लिए उससे कुछ पैसे मांगता है। वह उसे चौंका देता है और वह चीखने लगती है। फिर वह उसे मार देता है, पकड़ लिया जाता है, उल्टी करता है और शहर में घसीटा जाता है। एडुविजेस उसे एक अच्छा आदमी कहता है। 14 इनोसेंसियो ओसोरियो। वह शहर का दृष्टा है। वह वही है जो डोलोरेस को अपनी शादी की रात पेड्रो के साथ न सोने के लिए कहता है। उसका उपनाम कॉकलेबर है क्योंकि वह किसी भी घोड़े से चिपककर उसे तोड़ने में सक्षम होने के लिए जाना जाता है। 14 डेमियाना सिस्नेरोस। वह मीडिया लूना में रसोइया है और वह भूत है जो उस पहली रात को जुआन को एडुविजेस के घर से ले जाता है। उसे यह सुनकर दुख होता है कि एडुविजेस अभी भी धरती पर भटक रहा है। जुआन को यह एहसास होने में थोड़ा समय लगता है कि वह वास्तव में एक भूत है और कुछ समय के लिए उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। अबुंडियो ने उसकी हत्या कर दी थी। वह डोलोरेस की अच्छी दोस्तों में से एक थी और जुआन को उसके बारे में तब पता चला जब वह कोमाला पहुंचा। 14 टोरिबियो एल्ड्रेटे। वह एक प्रॉपर्टी सर्वेयर है। वह पेड्रो की जमीन को बांट रहा था और बाड़ लगाने जा रहा था। उसे पेड्रो और सेडानो ने एक साजिश के तहत रोका। वे उसे सर्वेक्षण करने से रोकने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ वारंट तैयार करते हैं। सेडानो एक रात नशे में घुत एल्ड्रेटे के साथ एडुविजेस के घर जाता है और उसे फांसी लगा देता है और कमरे की चाबियां फेंक देता है। वह आत्मा के रूप में वहां रहता है और कोमाला में अपनी पहली रात को जुआन को उसकी मौत की चीखों से जगाता है। 14 डोनिस और उनकी पत्नी बहन। ये दोनों शहर में बचे हुए आखिरी लोगों में से है। डोनिस को जुआन और उसके वहां होने के उद्देश्यों पर संदेह है और उसे लगता है कि वह एक गंभीर अपराधी है, शायद एक हत्यारा, और वह नहीं चाहता कि वह रात बिताए। डोनिस अपनी बहन के साथ एक अनाचारपूर्ण संबंध में लिप्त है जो शहर को फिर से आबाद करने के प्रयास में शुरू हुआ था। हालांकि उन्होंने एक बार शहर से गुजरने वाले एक बिशप से उनसे शादी करने के लिए कहा था, जिसे उसने गुस्से में मना कर दिया था और मांग की थी कि वे अपना रिश्ता खत्म कर दे और पुरुषों की तरह रहें। उसकी पत्नी बहन पहली रात के बाद जुआन को पसंद करने लगती है और उसे कुछ और खाना दिलाने की कोशिश करती है,
क्योंकि उनके पास बहुत कम है। वह अपनी बड़ी बहन के साथ भोजन और कॉफी के लिए कुछ पुरानी चादरें बदल देती है। डोनिस खुश है कि जुआन आया क्योंकि अब वह शहर छोड़ सकता है और अपनी पत्नी बहन की देखभाल कर सकता है। 14 जस्टिना। वह सुजाना की देखभाल करने वाली है। वह कई सालों से उसकी देखभाल कर रही है, जब से वह पैदा हुई थी। जब सुजाना मर रही थी तब वह रोई थी और सुजाना ने उसे रोना बंद करने के लिए कहा था। जस्टिना एक दिन बार्टोलोमे के भूत से डर जाती है, जो उसे शहर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि सुजाना की अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। वर्ण। मुख्य पात्रों। पेद्रो पारामो। पेद्रो पैरामो नायक और खलनायक दोनों है, क्योंकि उसके कार्य विपरीत उद्देश्यों पर आधारित है। वह निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है, जैसे कि जब उसने अपना कर्ज खत्म किया और अधिक भूमि पर कब्जा किया, लेकिन वह उस निर्णायकता का उपयोग समुदाय के लिए कुछ भी अच्छा करने में असमर्थ है। वह इस तरह से एक दुखद नायक जैसा दिखता है कि वह सुजाना के लिए तरसता है और उसकी मृत्यु को पूरी तरह से भूल नहीं पाता है। उसका एक घातक दोष वह है, वह उसके बिना या उसके प्रोत्साहन के बिना काम नहीं कर सकता। पेद्रो इस काम में प्रजनन देवता के रूप में कार्य करता है। वह न केवल शहर की कई महिलाओं को सचमुच गर्भवती करता है, बल्कि उसके कई बच्चे भी हैं। पुजारी कई बच्चों को उसके दरवाजे पर लाता है। वह कोमाला की भलाई का भी प्रभारी है, लेकिन वह अपनी बाहें पार करके कोमाला को मरने भी दे सकता है। इससे पता चलता है कि उसके पास शहर पर जीवन और प्रजनन की शक्ति है। पेद्रो के नाम का इस काम में बहुत महत्व है। पेद्रो ग्रीक पेट्रस से लिया गया है, जिसका अर्थ है चट्टान, और पैरामो, जिसका अर्थ है बंजर मैदान। यह विडंबनापूर्ण है, क्योंकि काम के अंत में पेद्रो अपनी जमीन क्या बन गई है यह देखने के बाद चट्टानों के हेर की तरह गिर जाता है। 14 सुजाना सैन जुआन। वह पेद्रो के जीवन का प्यार है। वे एक साथ बड़े हुए। उसकी माँ बिना किसी मित्र के मर गई और बाद में उसके पिता बार्टोलोमे को सेडानो द्वारा एंड्रोमेडा खदान में मार दिया गया ताकि पेद्रो उससे शादी कर सके। वह अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी और जब वह मर गया तो पागल हो गई। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है और वह काम में कई बार उससे बात करती है। ऐसा लगता है कि वह उससे उसके शरीर के लिए प्यार करती थी, न कि उसके व्यक्तित्व के लिए। उसने पेद्रो के साथ सेक्स किया होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह उसे पाना चाहता था। वे कभी शादी नहीं कर पाए क्योंकि उसने डोलोरेस को कभी तलाक नहीं दिया था। जब वह मर जाती है तो वह बहुत दुखी होता है और काम करने से मना कर देता है और शहर को मरने देता है। उसे आम तौर पर बारिश और पानी के रूप में चित्रित और प्रतीकित किया जाता है। जिस मार्ग में वह है, वहाँ बारिश के साथ एक पृष्ठभूमि है। इसका एक उदाहरण जस्टिना, सुजाना और बिल्ली वाला दृश्य है। पूरी पृष्ठभूमि बारिश है। मूसलाधार बारिश हो रही है और घाटी में बाढ़ आ गई है। 14 जुआन प्रीसियाडो कथावाचक। जुआन इस कृति में 2 कथावाचकों में से एक है। वह कृति के पहले भाग में अपनी कहानी सुनाता है, अपनी मृत्यु तक। 14 वह अपने पिता, अपनी माँ की अंतिम इच्छा को खोजने के लिए कोमाला आता है। वह शहर को सुनसान पाता है और भूतों से डरकर मर जाता है। फिर उसे डोरोटिया के साथ उसी कब्र में दफनाया जाता है जिससे वह बात करता है। यह स्पष्ट है कि वह उचित संस्कारों के बिना मर जाता है और अब शुद्धिकरण में फंस गया है। 2 मैनुअल गार्सिया रुल्फो लापुएंते, जन्म 25 फरवरी 1981, एक मैक्सिकन अभिनेता है। उन्हें लिंकन लॉयर टीवी सीरीज में वकील मिकी हॉलर के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही केक एंड ब्लेस्मी, अल्टिमा जैसी फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रम फ्रॉम डस्क टिल डॉन द सीरीज में भी काम किया है। 2 उन्होंने 2016 में द मैग्निफिसेंट 7 के रीमेक में शीर्षक पात्रों में से एक के रूप में भी अभिनय किया। 3 प्रारंभिक जीवन।
गार्सियारुल्फो का जन्म ग्वाडलजारा, जलिस्को, मेक्सिको में हुआ था। वह जलिस्को के एक खेत में पले बड़े, जहां उन्होंने घुड़सवारी करना सीखा। 3. एक समय पर वे अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए वर्मोंट गए। 4. उन्होंने यूनिवर्सिडाड डेल वैले डे एटेमाजैक में भाग लिया, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण में अपनी रुचि का एहसास होने से पहले संचार में महारत हासिल की। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में अध्ययन किया, लेकिन अपने अभिनय करियर को जारी रखने के लिए मेक्सिको लौटने का फैसला किया। 5. आजीविका। गार्सियारुल्फो ने अपनी पहली प्रमुख अमेरिकी फिल्म ब्लेस्मी, अल्टीमा में अंकल पेड्रो के रूप में बनाई। 6. 2016 में उन्होंने द मैग्निफिसेंट सेवन रीमेक में शीर्षक पात्रों में से एक डाकू वास्केज की भूमिका निभाई। भूमिका के लिए उन्हें बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लेना पड़ा, जो उन्हें मुश्किल लगा। हालांकि उन्होंने कहा, मुझे छाले पर गए, लेकिन यह मजेदार था। 7. 2017 में उन्होंने केनेथ ब्रानक के मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस के रूपांतरण में सहाभिनय किया, जिसमें बिनियामिनो मार्केज की भूमिका निभाई, एक ऐसा चरित्र जो उपन्यास में एंटोनियो फॉस्कारेली के रूप में उत्पन्न हुआ था और विशेष रूप से उसके लिए अनुकूलित किया गया था। 8. 2021 की शुरुआत में गार्सियारुल्फो को नेटफ्लिक्स के लिए द लिंकन लॉयर के टेलीविजन रूपांतरण में मिकी हॉलर के रूप में लिया गया, जिसमें लोगन मार्शल-ग्रीन की जगह ली गई। 9. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2006 वेले डे लाग्रिमास, जोस लघु फिल्म। 2007 मकुइलाजे मारियो। 2009 अंतिम क्षण और हम वापस आ गए क्रिस्टियन। 2010 180 डिग्री साल्वाडोर डियाज। 2011 बेचारी आत्मा, एलन लघु फिल्म। 2013 मुझे आशीर्वाद दो, अल्टीमा अंकल पेड्रो। 2014 केक आर्टुरो। 2015 छूटी हुई ट्रेनें, उसे लघु फिल्म। 2016 टर्म लाइफ पेड्रो। शानदार 7 वास्क्वेज। ला विदा इनमोरल डे ला पारेजा आदर्श लुसियो। मेक्सी वुड एक्सल गार्सिया। 2017 ओरिएंट एक्सप्रेस पर हत्या बिनियामिनो मार्केज। 2018 सिकारियो, सोल्दादो का दिन गालो। विधवाओं कार्लोस पेरेली। निरे अजनबी मारियो। 2019 मेरी माइक अल्वारेज। 6 भूमिगत जेवियर बटा 3। 2020 खरहे का शिकार करने वाला कुत्ता लोपेज। 2021 प्यारी लड़की अमो सैंटोस। सारी दुनिया का राजा मैनुएल। 2022 दोस एस्टेसियोनेस पेपे। एक आदमी जिसका नाम ओटो था, मामूली सिपाही। 2024 पेड्रो पारामो। 2025 जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ रूबेन डेलगाडो पोस्ट प्रोडक्शन। 10. टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2011 एग्विला का रोमांच पाद्रे प्रो, 1 एपिसोड। 2012 राल्फ इंक. बारियो मेक्सिको, 1 एपिसोड। 2013 छूना फादर, एस्टेबन, 1 एपिसोड। एल्ग्युआयन माज, गैब्रियल मुख्य कलाकार। 2014 से 2015 शाम से सुबह तक। श्रृंखला नार्सिसो मेनेंडेज आवर्ती भूमिका, सीजन 1 से 2। 2016 एले सीरीज जूनियर टीवी फिल्म। 2018 गॉलियथ गैब्रियल ऑर्टेगा आवर्ती भूमिका, सीजन 2। 2022 वर्तमान लिंकन वकील मिकी हॉलर मुख्य भूमिका। सतेनोच ह्यूर्टा मेजिया, स्पेनिश, TNOTWETA, जन्म 29 जनवरी 1981, एक मैक्सिकन अभिनेता है। वह लैटिन अमेरिका और स्पेन में कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, दोनों फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों और नार्कोस। मैक्सिको में अभिनय किया है, जिसे टेनोच ह्यूर्टा के रूप में जाना जाता है। उन्हें मोनिका मैरिस्टेन की पुस्तक 30 एक्टर्स मेड इन मैक्सिको में चित्रित किया गया है। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में नमोर की भूमिका निभाई, जिसकी शुरुआत फिल्म ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 से हुई, जिसमें उन्हें तेनोच ह्यूर्टा मेजिया के रूप में श्रेय दिया गया है। 2. 3. प्रारंभिक जीवन।
ह्यूर्टा का जन्म 29 जनवरी 1981 को मेक्सिको राज्य के एकेटेपेक डी मोरेलोस में हुआ था। 4. उनके पिता, जो एक फिल्म प्रेमी थे, ने उन्हें मारिया एलेना सल्दाना के साथ एक अभिनय पाठ्यक्रम में नामांकित किया था और ह्यूर्टा की बाद की पढ़ाई कार्लोस टोरेस टोरिजा और लुइस फेलिप के साथ हुई थी। तो वर्ग 1. ह्यूर्टा स्वदेशी वंश का है। उसकी एक नहुआ मातृदादी और एक पुरेपेचा पैतृक परपरदादी है। 5. वह अपनी पहचान स्वदेशी के रूप में नहीं बताता। 6. हालांकि वह लोगों को समुदाय के भीतर और बाहर अपनी स्वदेशी विरासत के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 7. आजीविका। ह्यूर्टा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म असी डेल प्रीपिसियो 2006 में एक छोटे किरदार के रूप में की। 2009 में वह कैरी जोजी फुकुनागा की फिल्म सिन नोम्ब्रे में कुख्यात मारा साल्वाट्रुचा गिरोह के तापचुला गुट के नेता लील मागो की भूमिका में दिखाई दिए। 2015 में वह जीवनी आपदा उत्तरजीविता फिल्म द 33 अलेजो इन कैमिनो में कार्लोस मामानी के रूप में दिखाई दिए। 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के नार्कोस मैक्सिको में राफेल कारो क्विंटरो का किरदार निभाना शुरू किया। 2021 में वह अपने साथी नार्कोस मेक्सिको के सह कलाकार एलेजांद्रो एड्डा के साथ द पर्ज फ्रेंचाइज की 5वीं फिल्म द फॉरएवर पर्ज में जुआन के रूप में दिखाई दिए। 8. 2022 में मार्वल स्टूडियोज की फिल्म ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर के लिए सैन डिएगो कॉमिक कॉन प्रस्तुति के दौरान ह्यूर्टा को नमोर को चित्रित करने के लिए कलाकारों में शामिल होने का पता चला था। 9. मेक्सिको में अधिकांश प्रतिक्रियाएं सकारात्मक थीं, कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को नस्लवाद और मेलिंचिस्मो की अभिव्यक्ति के रूप में जाना गया। 10. ह्यूर्टा ने स्वयं फिल्म उद्योग में नस्लवाद के खिलाफ बात की और कहा कि वह इस किरदार को निभाने के लिए उत्साहित थे। 11. 12. 2023 में रोड्रिगो प्रीतो द्वारा निर्देशित पेड्रो पैरामो के फिल्म रूपांतरण में तेनोच ह्यूर्टा को जुआन प्रीसिडो के रूप में लिया गया था। जुआन रूल्फो के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म का दुनिया भर में प्रीमियर 14 सितंबर 2024 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 13. यह 6 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। सक्रियतावाद। अपने विशिष्ट अभिनय करियर के लिए पहचाने जाने वाले तेनोच ह्यूर्टा ने नस्लवाद विरोधी कार्यकर्ता के रूप में भी प्रशंसित भूमिका निभाई है, जो नस्लीय पूर्वाग्रह और प्रणालीगत भेदभाव के साथ उनके व्यक्तिगत मुठभेड़ों से प्रेरित है। ह्यूर्टा ने पूर्व में ब्राउन व्यक्तियों की सामाजिक धारणाओं को बदलने का प्रयास करने वाले मैक्सिकन समूह पोडर प्रीतो के साथ सहयोग किया था। उनका योगदान मुख्यतः विभिन्न माध्यमों में ब्राउन लोगों के सटीक और अनुकूल प्रतिनिधित्व की वकालत करने पर केंद्रित था। इसके अलावा समूह का लक्ष्य पारंपरिक रूप से एक नस्लीय गाली प्रीटो शब्द को एक सकारात्मक संदर्भ के साथ जोड़कर उसे फिर से परिभाषित करना है। ह्यूर्टा ने फिल्म और टेलीविजन में रंग के लोगों के विविध और सटीक प्रतिनिधित्व के महत्व पर लगातार जोर दिया है और कहा है कि विविध कहानी कहने का प्रामाणिक सांस्कृतिक आख्यानों में योगदान होता है। 2022 में ह्यूर्टा ने ऑर्गुल्लो प्रीतो ब्लैक प्राइड पुस्तक लिखकर अपनी सक्रियता की पहुंच का विस्तार किया। 14. यह पुस्तक मेक्सिको में नस्लवादी निर्माणों पर प्रकाश डालती है और मुद्दे की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत आख्यानों को एकीकृत करती है। उसी वर्ष ह्यूर्टा ने नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ यूनेस्को के वैश्विक मंच को संबोधित किया, जिसमें वैश्विक मंच पर सक्रियता और मीडिया प्रतिनिधित्व पर अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ाया। 15. यूनेस्को के साथ उनका जुड़ाव 2023 तक बढ़ा, जहां वे 2000 से अधिक छात्रों से जुड़े, विशेषाधिकार को पहचानने, प्रचलित प्रणालियों को चुनौती देने और परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की क्षमता को रेखांकित किया। 16. ह्यूर्टा संयुक्त राष्ट्र के नस्लवाद विरोधी कार्य समूह द्वारा बुलाए गए एक संवाद में भी भागीदार थे। 17. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक चर्चा। यह नस्लवाद का सामना करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, एक मुद्दा जिसे अब संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों द्वारा बढ़ी हुई तात्कालिकता के साथ संबोधित किया गया है।
जो मुख्य रूप से ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों की वैश्विक प्रतिध्वनि में शामिल होने के कारण है। 18 सोशल नेटवर्क पर विवाद। जून 2023 में ह्यूटा पर संगीतकार और कार्यकर्ता मारिया एलेना रियोस द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। रियोस ने उन पर यौन शिकारी होने का आरोप लगाया और कहा कि मेक्सिको स्थित कार्यकर्ता संगठन पोडर प्रीतो जानबूझकर उनकी रक्षा कर रहा था। 19-20 ह्यूटा ने आरोपों से इनकार किया है और उन्हें आगामी नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट छोड़ने का कारण बताया है। 21-22 2024 में आरोपों के लगभग एक साल बाद कोई न्यायिक शिकायत नहीं की गई है। अगस्त 2024 में अभिनेता ने सार्वजनिक रूप से अपने ऊपर लगे आरोपों को संबोधित किया। ह्यूटा ने दावों पर अपना दर्द और निराशा व्यक्त की, इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाला है। 23-24 अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद अभिनेता को जबरन वसूली की धमकियां मिली है, जिसकी उन्होंने कानूनी तौर पर शिकायत की है। 25 पुरस्कार। ह्यूटा ने अलोंसो रुइज पालासियोस के कैफे पैराइसो में अपने प्रदर्शन के लिए मेक्सिको सिटी में लघु फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 26 उन्हें एरियल पुरस्कार के लिए 5 नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। 2012 में डायस डी ग्रेसिया में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ह्यूटा ने ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर में नमोर की भूमिका के लिए मोशन पिक्चर में सहायक भूमिका के लिए NAACP इमेज अवार्ड्स 2023 जीता। दोस्तों ये जो मूवी है इसी नाम के नॉवल पर आधारित है। 1995 में जो हमें देखने को मिला था उसी पर बेस इसकी स्टोरी हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो TIFF फेस्टिवल में इसे रिलीज़ किया गया था 7 सितंबर 2024 को और 12 सितंबर 2024 को मैक्सिको में इसे रिलीज़ कर दिया गया था कुछ सीमित जगह पर और फाइनली इसे 6 नवंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी इसकी रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 123 मिनट है। मैक्सिको इसकी मेन बेस कंट्री है और स्पेनिश में इसे बनाया गया है। बाकी दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।